देखिए हम लोग समझेंगे कि पोषण क्या है। तो देखिए पोषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं। उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि करने, शरीर की मरम्मत करने तथा जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए करते हैं। यानी कह सकते हैं कि पोषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि करने, शरीर की मरम्मत करने तथा जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए करते हैं। अब समझेंगे कि स्वपोषी किसे कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी जो होते हैं ना, ये जीव सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगर स्वपोषी की उदाहरण की बात करें तो इसमें हरे पौधे, शैवाल जैसे आते हैं। एंजाइम ऐसे जैव उत्प्रेरक हैं, यानी कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, जो जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं अस्थायी रूप से नहीं बदलते। एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक हैं जो शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं और स्वयं अस्थायी रूप से नहीं बदलते। अगर इसे हम लोग सरल भाषा में समझें तो यहाँ बोल सकते हैं एंजाइम ऐसे विशेष प्रोटीन होते हैं जो भोजन के पाचन और शरीर की अन्य रासायनिक क्रियाओं को तेजी से होने में मदद करते हैं। अगर कुछ एंजाइम का उदाहरण बात करें तो देखिए एमाइलेज है, स्टार्च का पाचन करता है। दूसरा एंजाइम की बात करें तो पेप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन करता है। तीसरे एंजाइम के बात करें तो एंजाइम लाइपेज हैं जो वसा का पाचन करता है। अब हम लोग समझेंगे कि विषमपोषी क्या है। तो देखिए जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन के लिए अन्य जीवों या उनके द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं, इंग्लिश में हेटरोट्रॉप्स। अब हम लोग समझेंगे स्वपोषी क्या है, यानी कि स्वपोषी पोषण क्या है। तो देखिए स्वपोषी पोषण वह पोषण की विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक होता है। भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी निकलती है। तो ये तो था स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वह पोषण की विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक होता है। भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी निकलती है। अब बात उठता है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक शर्त है। इसके लिए सूर्य प्रकाश का होना जरूरी है, क्लोरोफिल यानी हरित लवक का होना जरूरी है, जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। और जानना चाहेंगे कि स्वपोषी पोषण किस में होता है। तो स्वपोषी पोषण हरे पौधे में होता है, शैवाल में होता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। पहली घटना अगर बात करें तो क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। क्लोरोफिल क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। दूसरी घटना की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगर तीसरे घटना की बात करें तो कहेंगे कि जल का विघटन होकर यानी जल टूटता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है। चौथे पॉइंट पर बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से ग्लूकोज का निर्माण यानी कि भोजन का निर्माण होता है। और पांचवें पॉइंट पर बात करें तो ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में यानी कि ये जब खाना तैयार होता है तो ऑक्सीजन एक उत्पाद के रूप में उप उत्पाद के रूप में वातावरण में छोड़ दी जाती है। अब हम लोग थोड़ी जानकारी क्लोरोप्लास्ट पर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ है। तो क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक भी कहते हैं हिंदी में, क्लोरोप्लास्ट पौधे की कोशिकाओं में पाए जाने वाला हरा कोशिकांग है जिसमें क्लोरोफिल होता है। यही प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पौधे की कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक हरे रंग का कोशिकांग होता है जिसके भीतर क्लोरोफिल होता है और यही वो स्थान है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है। अब हम लोग एक क्रियाकलाप के बारे में बात करेंगे जिस पर उद्देश्य ये रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसे सिद्ध करना है। तो देखिए उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है यह सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो इसके लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए तो वो है चितकबरा पौधा यानी कि वेरीग्रेटेड यानी कि ये क्रोटोन या मनी प्लांट जिस पे क्या होता है सफ़ेद हरे रंग की जो कम्बिनेशन देखने को मिलता है। मतलब पूरी तरह से जो हरा नहीं होता है उसमें सफ़ेद भाग और हरे भाग की जो पत्ती होती है उस तरह के पौधे को लेना है। जैसे उदाहरण के तौर पर बोल दिया गया है कि क्रोटोन या मनी प्लांट जैसे ले सकते हैं। दूसरी आवश्यक सामग्री में बीकर लेना है, फिर गर्म पानी, अल्कोहल, आयोडीन की घोल और चिमटी लेना है। अब जानना चाहेंगे कि इसकी प्रयोग विधि किस तरह की जाती है। तो चितकबरे पत्तों वाले पौधे को 24 से 48 घंटे अंधेरे में रखें ताकि पत्तियों में पहले से जो मौजूद है स्टार्च समाप्त हो जाए। इसके बाद पौधे को इसके बाद क्या करना है, पौधे को 4 से 6 घंटे धूप में रखें। अब पौधे की एक चितकबरी पत्ती तोड़ लें। पत्ती को उबलते पानी में 2 से 3 मिनट रखें जिससे पत्ती की कोशिकाएं मृत हो जाए। फिर पत्ती को अल्कोहल में गर्म करें, वाटर बाथ में। डायरेक्ट नहीं गर्म करना है, अल्कोहल को गर्म पानी के जरिए गर्म करना है जिसे वाटर बाथ कहते हैं, ताकि उसका हरा रंग यानी कि पत्ती का जो हरा रंग है वो निकल जाए। पत्ती को गुनगुने पानी से धो लें ताकि वो मुलायम हो जाए। अब पत्ती पर आयोडीन घोल डालें। तो ऑब्जर्वेशन में क्या पाते हैं, प्रेक्षण में पत्ती का हरा भाग आयोडीन डालने पर नीला काला हो जाता है। पत्ती का सफ़ेद या पीला भाग नीला काला नहीं होता बल्कि भूरा पीला ही रहता है। अब इसमें कारण क्या है, तो देखिए हरे भाग में क्लोरोफिल होता है इसलिए वहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ और स्टार्च बना। सफ़ेद भाग में क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और स्टार्च नहीं बना। तो इस क्रियाकलाप से हमें निष्कर्ष पे क्या सीखने को मिला, तो देखिए निष्कर्ष पे तौर पे इस प्रयोग में सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल युक्त भाग में ही होता है। जहाँ पर जिस हिस्से पर क्लोरोफिल होता है वहीं पर प्रकाश संश्लेषण होता है।
इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अब हम लोग दूसरी क्रियाकलाप करेंगे जिसमें ये देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो देखिए उद्देश्य क्या है इस क्रियाकलाप का। तो यह सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो आवश्यक सामग्री में हमें क्या चाहिए, तो देखिए एक स्वस्थ गमले वाला पौधा चाहिए, चौड़े मुंह की कांच की बोतल चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल चाहिए, कॉर्क, अल्कोहल, आयोडीन की घोल, बीकर, पानी और बर्नर जैसी सामग्री चाहिए। अब देखते हैं कि इसकी प्रयोग किस तरह करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले गमले वाले पौधे को 24 से 48 घंटे तक अंधेरे में रखें ताकि उसकी पत्तियों का स्टार्च समाप्त हो जाए। पौधे की एक पत्ती को सावधानी से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले चौड़ी मुंह की बोतल के अंदर रखें और कॉर्क से बोतल का मुंह बंद कर दें। पत्ती का बाकी भाग बाहर रहे। देखिए कुछ भाग बोतल के अंदर भरना है और बाकी का भाग बाहर रहे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोतल के अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। देखिए यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए दिया है ताकि बोतल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से जो मौजूद था उसको अवशोषित कर ले। अब क्या करना है, पौधे को 3-4 घंटे तक धूप में रखते हैं। इसके बाद पत्ती को तोड़कर पहले गर्म पानी में और फिर अल्कोहल में उबालते हैं ताकि क्लोरोफिल निकल जाए। पत्ती को पानी से धोकर उस पर आयोडीन घोल डालते हैं। इतना करने के बाद हम लोग उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं और देखें क्या पाते हैं। पत्ती का बाहर वाला भाग आयोडीन डालने पर नीला काला हो जाता है। मतलब पत्ती का जो भाग बोतल के बाहर में था, जो भाग बोतल के बाहर में था उतना भाग नीला काला हो जाता है क्योंकि वहां स्टार्च बना है। पत्ती का बोतल के अंदर वाला भाग नीला काला नहीं होता बल्कि भूरा पीला रहता है क्योंकि वहां स्टार्च नहीं बना। तो अब कारण जानेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्यों हुआ। तो बोतल के अंदर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो डाला गया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, इसलिए स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यह प्रयोग सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पौधे भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। अब हम लोग यहाँ पर एक नोट पॉइंट को समझने वाले हैं कि इस नोट पॉइंट में क्या बताना चाह रहा है। तो देखिए इस नोट पॉइंट में हमें क्या बताना चाह रहा है। हम सब जानते हैं कि रंध्र के बाहर में द्वार कोशिकाएं होती हैं, तो उसी के संबंध में है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है, यानी कि द्वार कोशिका के अंदर जल चला गया, तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, यानी कि रंध्र ओपन हो जाता है, खुल जाता है। जब इसी तरह मतलब जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। अब देखिए हम लोग समझने वाले हैं कि पौधे अपने शरीर के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसका जवाब जानते हैं। पौधे अपने शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। पौधे वायु से पत्तियों पर स्थित रंध्र
के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जल, जल कैसे लेता है? पौधे मिट्टी से जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। खनिज लवण कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, खनिज लवण में जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि खनिज भी जड़ों द्वारा, ये सब भी जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अब हम लोग समझने वाले हैं विषमपोषी पोषण, जिसे इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। तो क्या है विषमपोषी पोषण? आइए देखिए। वह पोषण विधि है, विषमपोषी पोषण वह पोषण विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन के लिए अन्य जीवों या उनके द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाती है। उदाहरण के तौर पर इसमें कौन से जीव आएंगे? इसमें मनुष्य, गाय, कुत्ता, शेर, कवक जैसे जीव आदि आएंगे। अब हम लोग जानना चाहेंगे मृतजीवी पोषण के बारे में, यानी कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है। तो देखिए, इस प्रकार के जीव यानी कि मृतजीवी में जो जीव होते हैं ना, वो मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये एंजाइम छोड़कर, ये जो जीव होते हैं एंजाइम छोड़कर भोजन को बाहर ही पचाते हैं और फिर उसे अवशोषित कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें कवक आते हैं, ब्रेड पर लगने वाली फफूंदी भी इसी में आते हैं। अब परजीवी पोषण क्या है, इसको समझते हैं। परजीवी पोषण जिसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के जीव यानी कि परजीवी पोषण में जो जीव आते हैं अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जीव से प्राप्त करते हैं। ये जो जीव होते हैं ना, अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जीव से प्राप्त करते हैं। इससे पोषक जीव को हानि होती है। जैसे जिस जीव से ले रहा है उस जीव को तो हानि होगा ही, तो कह सकते हैं इससे पोषक जीव को हानि होती है। उदाहरण के तौर पर इसमें अमरबेल आते हैं, जू, फीताकृमि इसमें आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अमीबा में पोषण किस तरह से होता है। तो देखिए, अमीबा प्राणीसम जिसे होलोजोइक कहेंगे पोषण करता है, यानी कि अमीबा में होलोजोइक पोषण होता है, यानी कि जटिल खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है। यह अपने कुटपाद की सहायता से भोजन को घेर कर शरीर के अंदर ले लेता है। अमीबा में खास बात यही चीज़ है कि उसमें कुटपाद बनता है, सुडोपोडिया, और उसकी सहायता से भोजन को घेर कर शरीर के अंदर ले लेता है। इसके बाद भोजन का पाचन, फिर उसका अवशोषण और अपचित पदार्थों का निष्कासन होता है। तो इसको हम लोग प्रक्रिया के आधार पर समझते हैं। तो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस तरह से है? तो सबसे पहले तो भोजन ग्रहण, जिसे वो कुटपादों से भोजन को घेरकर अंदर लेता है। फिर क्या होता है? भोजन रसधानी का निर्माण। भोजन के चारों ओर भोजन रसधानी बन जाती है। फिर उसमें पाचन शुरू होता है। तो एंजाइम जो है भोजन को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इसके बाद अवशोषण की क्रिया होती है, यानी कि पचा हुआ भोजन कोशिका में अवशोषित हो जाता है। इसके बाद जो प्रक्रिया है वो है स्वांगीकरण का। इसमें होता क्या है? अवशोषित भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है।
तथा शरीर का निर्माण और वृद्धि होती है। और अंत की प्रक्रिया है निष्कासन की प्रक्रिया। यानी इसमें क्या होता है कि अपचित भोजन जो होता है वो कोशिका की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रक्रिया हो रही है। ये देखिए, ये अमीबा है और यहाँ पर देखिए खाद्य कण है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये अपने ये जो घेर रहा है, देखिए कुटपाद की सहायता से घेर रहा है, जिसे पादाव या कुटपाद कहेंगे। उसके बाद देखिए जब वो अंदर चला गया भोजन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाद्य कण अंदर चला गया है और खाद्य रिक्तिका बना रहा है। उसके बाद इसका पाचन होता है और पाचन होने के बाद ये जो बचा हुआ जो भोज्य पदार्थ होता है उसको ये अवशोषित कर लेते हैं और फिर जो अनपच चीज़ होती है, बेकार चीज़ें, फिर उसको इधर से त्याग कर देता है, अपने शरीर से बाहर कर देता है। अभी हम लोगों ने अमीबा में पोषण किस तरह होता है उसको समझें। तो आइए अब थोड़ा हम लोग ये भी समझते हैं कि पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, पैरामीशियम प्राणिसम यानी कि होलोजोइक पोषण करता है, यानी कि अमीबा की तरह ये भी होलोजोइक पोषण करता है। इसके शरीर पर उपस्थित सिलिया जो बाल जैसे निकले होते हैं लगातार हिलती रहती है और भोजन के कणों को मुख्य खांचा यानी कि ओरल ग्रुप की ओर ले जाती है। पैरामीशियम में पोषण की प्रक्रिया किस तरह से है, आइए समझते हैं। सबसे पहले भोजन ग्रहण। सिलिया भोजन के कणों को मुख्य खांचा तक पहुंचाती है। पैरामीशियम के शरीर के चारों तरफ, पैरामीशियम में क्या होता है कि उसके शरीर के चारों तरफ सिलिया होती है और इसी सिलिया के जरिए क्या करता है, भोजन को मुख्य खांचा तक पहुंचाती है। उसके बाद क्या होता है ना, भोजन रसधानी का निर्माण होता है, यानी कि भोजन कोशिका के अंदर पहुंचकर भोजन रसधानी का निर्माण करता है। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो पाचन की प्रक्रिया होती है। भोजन रसधानी में एंजाइम, भोजन रसधानी में एंजाइम है और वो एंजाइम क्या करता है, भोजन को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो है अवशोषण की। तो पचा हुआ भोजन कोशिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषण के बाद जो प्रक्रिया है वो है स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है तथा वृद्धि और शरीर के निर्माण में उपयोग होता है। और सबसे अंत में निष्कासन की प्रक्रिया देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि अपचित भोजन गुदा छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।